नमस्कार। जैसे जैसे कथित रूप से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिहार में रिशु श्री के आईएएस के साथ एवं अन्य शीर्ष के सत्ता पर बैठे हुए लोगों के साथ कनेक्शन अखबारों में छपते जा रहे हैं। आरंभिक जो खबरें प्रकाशित हो रही उसके अनुसार कबाड़ से दलाल बने रिशु श्री, जिसकी पहुंच कतिपय आईएएस अधिकारियों के ऑफिस से होते हुए उसके ड्राइंग रूम और बेडरूम तक पहुंच गया, उसने महज 1 दशक से कम के समय में भी बिहार में अपना एक एम्पायर खड़ा कर लिया। ये खबरें अभी और आप सुनते रहेंगे। वैसे मैं आज फिर अपने इस बात पर कायम हूँ कि किसी को सज़ा नहीं होगी, ये केस कभी फाइनली कंक्लूड नहीं होगा और अंततोगत्वा हमारे देश की प्रशासनिक और न्यायिक और राजनीतिक व्यवस्था के घुमावदार पथ चक्र में यह पूरा मामला फंसकर दम तोड़ देगा। आज हम आपके सामने यह बात नहीं करने आए हैं, यह तो सब चैनल बताता ही है कि कैसे वो 3 से 5% का दलाली लेता था, फिर लोगों को ठेकेदारी दिलवाता था, फिर विदेश की यात्राएं कराता था, फिर महंगे गिफ्ट देता था। ये सब आप सुनते हैं, सुनते रहेंगे। आज हम आपसे बात करते हैं कि बिहार में विगत 3 से 4 दशकों में जो नौकरशाहों ने, स्पेशली आईएएस अधिकारियों ने जो लूट का साम्राज्य कायम किया है, जो लूट के तरीके ईजाद किए हैं, वे तरीके बड़े दिलचस्प हैं। और यह ब्रिटिश काल में जो लगभग 200 साल तक हिंदुस्तान को लूटा, और एक मशहूर हिस्टोरियन हैं, जेएनयू में प्रोफेसर इमेरिटस हैं, उत्सव पटनायक, उन्होंने कहा है कि लगभग $45 ट्रिलियन, 3600 लाख करोड़ रुपए की लूट अंग्रेजों ने की है। मेरे हाथ में कुछ किताबें हैं। AR देसाई की किताब है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। रजनी पामे दत्त बहुत बड़े हिस्टोरियन, बंगाल के थे, लेकिन इनकी पढ़ाई सब विदेश में हुई। इनकी कई किताबें हैं। ये किताब इंडिया टुडे है, और एक किताब ये एक बाहर के राइटर की है, विलियम डैलरिम्प्ले की, द एनार्की। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लूट और अत्याचार की कहानी कहता है। तो अंग्रेजों ने जो लूट मचाया उसके 3 फेजेज के बारे में चर्चा होती है, और प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, अर्थव्यवस्था के जानकार उस जमाने में, जिनको हम रिस्पेक्ट से दादा भाई कहते हैं, दादा भाई नेहरू जी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। फिर उसी पर RP दत्त और कई एक इतिहासकारों ने उस पर काम किया। कालांतर में भी हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अंग्रेजों के जो लूट का पूरा 200 साल का शासन था, उसी मॉडल पर बिहार में आईएएस, इंजीनियर, ठेकेदार और राजनेताओं ने एक गठबंधन बनाया, एक गठजोड़ बनाया, और एग्जैक्टली उसी मॉडल पर बिहार को, मैं बहुत पीछे से नहीं जाता हूँ, मैं 90 से लेकर चलता हूँ, 85-90 से, तो वही मॉडल आपको नज़र आएगा, और मैं आज उसी पर बात करता हूँ। ब्रिटिश चले गए, लेकिन उन्होंने जो लूट का तंत्र, तरीका और तर्क दिया था वह आज भी प्रासंगिक है, और कम से कम बिहार में तो प्रासंगिक। ये 3 चीज पर आधारित था अंग्रेजों का लूट। पहले पैसा लूटो, फिर उसके लिए मार्केट तैयार करो, और फिर उस मार्केट में इन्वेस्ट करो। रेवेन्यू, मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट। जिन इतिहासकारों का नाम मैंने लिया उस पर, और बहुत सारे इतिहासकारों ने उस पर काम किया है, सुमित सरकार वगैरह की भी उसमें चर्चा है। तो मैं इतिहास का बखान करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं कोई इतिहासकार भी नहीं हूँ, न मेरे पास उतना ज्ञान है। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि अंग्रेजों के 200 साल के शासन को आप लूट के तंत्र के हिसाब से, जो इन इतिहासकारों ने, विद्वान अर्थशास्त्रियों ने बांटा है, वो 3 भाग में बांटा है। पहला फेज 1757 से 1813। इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। मेरे एक दर्शक ने लिखा है कि आपका वीडियो लंबा हो जाता है। तो दोस्तों, हम कोई रील बनाने वाले रीलवाज नहीं हैं, तो अगर गंभीर विषय पर चर्चा होगी तो चर्चा थोड़ी बड़ी ही होगी। मर्केंटाइल कैपिटलिज्म या मर्केंटाइल फेज, इसको कहीं कहीं एग्रेरियन फेज भी बोलते हैं, या 1757 से लेकर के और 1813 तक। 1757 आपको पता है कि बैटल ऑफ पलासी 1757 में हुआ, अगर मुझे ठीक से याद हो, और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ। और इन दोनों युद्ध ने, पलासी जो है मुर्शिदाबाद के आसपास कोई जगह है, जहाँ पर सिराजुद्दौला जो नवाब था बंगाल का, और रॉबर्ट क्लाइव
रॉबर्ट क्लाइव के बारे में अगर मौका मिलेगा तो बताएंगे। पहला गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी का जिसने यहाँ नींव भी रखी और पहला गवर्नर जो करप्शन के आरोप में हटाया भी गया, इम्पीचमेंट भी हुआ उसका। तो ये दोनों युद्ध जो हैं वो हिंदुस्तान को अंग्रेजों के गुलामी की प्रक्रिया को शुरू करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। दूसरा फेज था इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। ध्यान से सुनिएगा, मैं बिहार में लूट के फेज और इस फेज को मर्ज करके सिंक में आपके साथ बात करूँ। दूसरा फेज था इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का फेज, जो 1813 से 1870 के फेज को माना गया है। पहले फेज में ट्रेड हुआ, व्यापार हुआ, मोनोपोली हुआ, लूट हुआ, पैसा कमाया। दूसरे फेज में मार्केट बनाया गया। 1813 में चार्टर एक्ट कंपनी का आया और ट्रेड की मोनोपोली मिल गई। और तीसरा फेज जो है वो 1870 से 1947 तक का है, उसको फिनांस कैपिटलिज्म या फिनांस इंपीरियलिज्म बोलते हैं। तो मर्केंटाइल फेज, इंडस्ट्रियल फेज और फिनांस फेज, इन तीनों फेज के तीन महत्वपूर्ण चीज़ों को हम आपको बताएंगे। और बिहार में भी यही 3 फेज रहा है। 90 से लेकर 2005 तक ये मर्केंटाइल फेज था, लालू जी के समय में जो लूट था। और ये मज़ेदार बात है कि ये सभी फेजेस में और यहाँ भी ब्रिटिश में भी ये जो लूट वाले जो लोग थे, इसमें ब्यूरोक्रेसी यानी सिविल सर्वेंट्स और व्यापारी, अभी के दृष्टिकोण से उसको ठेकेदार समझ लिए, उसका नेक्सस था, राजनेताओं का नेक्सस था। और बिहार में भी यही नेक्सस था। तो लालू जी का जो पीरियड था 90 से 2005 तक, ये मर्केंटाइल फेज था। उसके बाद 5 से नीतीश कुमार का फेज 2 भाग में बढ़ता है। 5 से 15 वो इंडस्ट्रियल फेज आप कह सकते हैं, और थर्ड 15 से लेकर के अभी तक ये फिनांस कैपिटलिज्म ये कह सकते हैं। अब आइए इस पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। इन तीनों फेज के बारे में कुछ चीज़ें आपके सामने हम रखते हैं। मैंने जैसा शुरू में कहा कि आपको इसे थोड़ा ध्यान से देखना होगा। 3 चीज़ हम इन तीनों फेज के बारे में बताते हैं। पहला फेज जिसकी चर्चा हमने की, उस 3 चीज़ क्या महत्वपूर्ण था। पहले फेज में अंग्रेजों का जो मर्केंटाइल फेज था, उसमें लूट का माल यानी लूट का मैग्नीट्यूड, लूट का आकार बहुत कम होता था, लेकिन लूट का तरीका बड़ा क्रूर, विभत्स, नंगा और डरावना होता था। और वह लूट नग्न आंखों से आप देख सकते थे। अंग्रेजों के समय में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड की मोनोपोली किया, और चूंकि उस वक्त लैंड रेवेन्यू मलगुजारी सबसे बड़ा स्रोत का साधन था, तो चाबुक से मार करके और ज़बरदस्ती दखल कर कर ऐसे ऐसे टैक्स लगाए। एक स्तन टैक्स की बात आती है कि महिलाएं जो स्तन ढकती है तो उस पर भी टैक्स लिया जाएगा, इस तरह का भी टैक्स का बात आता है। इसके बाद ब्रिटिश का मोनोपोली हो गया। वो यहाँ से मुख्य रूप से मसाला, कपास, नील आदि का ट्रेड करता था, और यहीं से ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी है। यहाँ से पैसा, ड्रेन का मतलब नाली होता है, यहाँ से पैसा वो इंग्लैंड जाने लगा या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को जाने लगा, चूँकि उस वक्त कंपनी की कहानी थी। तो अब आप ये देख लीजिए 90 से 2005 तक लालू जी के पीरियड में भी, उसमें भी भ्रष्टाचार था, लेकिन उस वक्त भ्रष्टाचार का आकार छोटा था। क्यों छोटा था, तो आपको बता देते हैं कि जब लालू जी का शासन खत्म हुआ 2005 में, तो मात्र 23,800 या 23,500 करोड़ का ही बजट था। तो मात्र 23,500 करोड़ का बजट था, तो मान लीजिए आधा भी लूट लेगा तो 12-13,000 करोड़ होगा। लेकिन वो लूट का तरीका बड़ा विभत्स था। जैसे अंग्रेजों ने अलग अलग क्षेत्र में छत्रप बना दिए। और एक चीज़ याद रखिए कि हर जो शासन आता है वो शुरू में 5 साल अच्छा काम करता है, लेकिन धीरे 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 वो जब, इसलिए कहता है ना, रोटी और सत्ता पलटते रहिए, अन्यथा एक जल जाएगा दूसरा जला देगा। तो 90 से 95 तक बहुत शानदार काम हुए लालू जी को, इसलिए 95 में अपने बल पर उनको मेजोरिटी भी मिल गई। लेकिन 95 के बाद, अच्छा आपको बताते चले कि उस वक्त जो ब्यूरोक्रेट थे उसमें एक, जैसे अभी के ब्यूरोक्रेट में एक खास जाति का दबदबा है, तो उस वक्त भी एक खास जाति का दबदबा था। मुकुंद प्रसाद के बारे में यद्यपि कहा जाता है कि वो ईमानदार अधिकारी रहे, लेकिन उनकी एक बहुत ज़बरदस्त कमजोरी थी कि वो अपने जाति के लोगों को जगहों पर बैठाना शुरू किए। फिर इन अधिकारियों ने लालू जी के समय में अलग अलग क्षेत्रों में छत्रप पैदा ले लिया। गया का ही छत्रप, जहानाबाद का ही छत्रप, गोपालगंज का ये, मोतिहारी का ये, मुजफ्फरपुर का ये, उस वक्त तो झारखंड भी था तो झारखंड का इलाके का, धनबाद का ये, तो झरिया का ये, तो बोकारो, अलग अलग छत्रप हो गया। और इन छत्रपों ने लूट मचाना शुरू किया। पशुपालन घोटाला इसी का परिणाम था। इन छत्रपों में कौन किंग पिन था, तो श्याम बिहारी सिन्हा, राणा
और बहुत सारे लोग, उसमें कई एक अधिकारी को सजा हुआ, बेग जूलियस, महेश प्रसाद, अरुण उगम वगैरह वगैरह। तो इस फेज को, लालू जी के फेज को आप ब्रिटिश के मर्केंटाइल फेज के साथ तुलना कर सकते हैं, जहां 3 चीजें कॉमन थी। लूट का आकार थोड़ा छोटा था, लेकिन लूट के तरीके बड़े विभत्स, नग्न और डरावना था। रोड पर से गाड़ी उठा लेना, शोरूम से सोफा उठा लेना, किडनैपिंग हो जाना, उसके लिए रैंसम मांगना। आपको याद होगा कि 2005 तक आते आते एक संस्कृति डेवलप कर गई। बराती उराती में एकदम नग्न डिस्प्ले ऑफ आर्म्स होता था। मार्शल गाड़ी उस वक्त आता था, बाद में वो बोलेरो में कन्वर्ट हुआ और फिर उसके बाद पॉपुलर गाड़ी सूमो हो गई, फिर स्कॉर्पियो वगैरह। तो शीशा नीचे करके राइफल का बैरल वो बाहर चमका के चलता था। क्या था? एक्सटॉर्शन, रंगदारी। तो वो अमाउंट कम था लेकिन तरीका बड़ा विभत्स था। जो विरोध किया उसको मार दिया। आपने देखा जहानाबाद वगैरह में क्या कितनी घटनाएं हुई, उसके प्रतिकार भी हुए। मैं सिर्फ एक ही पक्ष नहीं, लालू जी का जो 90 से 95 या फिर उसके बाद भी जो सामाजिक परिवर्तन में उन्होंने काम किया, वो उसका एक पॉजिटिव चीज है। तो इस पीरियड में भी तो कुछ पॉजिटिव अंग्रेजों ने किए, जो इन्वेस्टमेंट किए, इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस वगैरह लाए। ये हर जगह होता है, लेकिन मैं चूंकि अपना जो विमर्श का बिंदु हूँ है, मैं इस पर केंद्रित रख रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो 90 से 2005 को आप मर्केंटाइल फेज ऑफ लूट कह सकते हैं बिहार में, जैसे अंग्रेजों ने किया था। तो 3 चीज़ें मैंने बताई कॉमन: लूट का अमाउंट कम, तरीका बड़ा विभत्स, और अंतिम चीज़ यहाँ भी पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट और ठेकेदार के बीच में नेक्सस का डेवलप किया जाना। पहली बार यद्यपि जगन्नाथ मिश्रा जी और एस.एन. सिन्हा और बिनेश्वरी दुबे, भागवत जहाजाद वगैरह के समय में भी ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग में पैसा चलता था, लेकिन लालू जी के समय में आते आते वो पैसा फिर सिविल सर्विसेज, बीडीओ सीओ से भी पैसा लिया जाने लगा। हालांकि उसकी संख्या बहुत कम थी। एक मंत्री थे, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, वो कई विभागों में मंत्री रहे, कई पार्टी में भी रहे। तो उनसे जब वो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और भूमि संबंधित मामलों के एक मंत्री थे, तो उनसे कोई पैरवी करने जाता था कि हमको साउथ बिहार मतलब अभी का झारखंड, तो थोड़ा स्टैमर करते थे, बोलते थे साउथ बिहार का थाथदार और नॉर्थ बिहार का तालिथदार लेंगे। और वो बिल्कुल नग्न तरीका था। मंत्री लोग, ब्यूरोक्रेट लोग ऑफिस में पैसा ले लेता था, और ये हम अपने अनुभव के आधार पर, आपको अतिशयोक्ति लग रही होगी लेकिन था। अब आइए दूसरे फेज में। नीतीश जी का शासन आया 2005 में। अब इसको हम 2 भाग में बांटे हैं, इंडस्ट्रियल फेज और मर्केंटाइल फाइनेंस फेज। इंडस्ट्रियल फेज में अंग्रेजों का क्या लूट का तरीका था? पहला, लूट का आकार बढ़ा लेकिन तरीका थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गया। और फर्स्ट फेज में लूट के बाद जो रेवेन्यू बना था उसका मार्केट बनाया अंग्रेजों ने। चार्टर एक्ट लाया 1813 में, इसलिए 1813 से 1870 ये फेज बांटा है इतिहासकारों ने, जिनकी चर्चा मैंने अभी की। उसके बाद जो ट्रेड की मोनोपोली हो गई, तो हिंदुस्तान जो है वो मैन्युफैक्चर गुड का एक मार्केट बन गया। आपको याद है कपास, नील, जूट, अफीम, इन सभी चीज़ों का मार्केट होता था। वो इंग्लैंड जाता था, वहाँ से फिनिश्ड गुड बन करके आता था, और हिंदुस्तान जो है एक बाजार बन गया। तो लूट का तरीका अलग हो गया, लेकिन अमाउंट बहुत बढ़ गया। इस वक्त तक अंग्रेज जो चाबुक मार के छीन लेता था, लैंड रेवेन्यू लेता था, उसमें कमी आई। इसलिए कमी आई कि अब तो तरीका बदल गया पैसा लेने का, और उसमें अमाउंट भी ज़्यादा होने लगा। यहाँ की जितनी कॉटेज इंडस्ट्रीज थी सब बर्बाद हो गई। अभी का जो पश्चिम बंगाल है, उस वक्त बंगाल था, जो बट करके ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बना, और वेस्ट बंगाल अभी है। तो जो रेडक्लिफ कमीशन बना था उसको बांटने के लिए, कभी एक किताब आपको पढ़ने का मौका लगे तो आप पढ़ें। ये किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट। इसमें रेडक्लिफ की चर्चा की गई है कि कैसे वो एक पेशे से वकील था और कैसे बंगाल को बांटना कितना डिफिकल्ट काम था। बंगाल की इकॉनमी उस वक्त कुछ ऐसी थी कि एक इलाके में जहाँ जूट की खेती होती थी और दूसरे बंगाल में इंडस्ट्रीज था। जो अभी वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर जूट बहुत होता था, कपास बहुत होता था, कॉटन जिसको बोलते हैं। और जो अभी का बांग्लादेश है वो एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल का हब था। हिंदी के फिल्मों में आप देखते होंगे कि ढाका का मलमल माचिस के डिब्बी में रह जाता था। एक दत्तकथा है, यद्यपि इतिहास में उसका वर्णन नहीं है, कि अंगूठी का जो रिंग जो होता है उसके सरकमफ्रेंस, उसके गोलाई में ढाका का मलमल को निकाल दिया जाए, इतना सॉफ्ट होता था। तो ये सब बर्बाद हो गया। नीतीश के काल में क्या हुआ? 2005 में चीज़ें बढ़नी शुरू हो गई। कैसे बढ़ी? जो लूट हुआ तो इसको नीतीश कुमार ने थोड़ा रिफॉर्म किया। शुरू का 5 साल हर सरकार का रिफॉर्म का होता है, तो 5 में बहुत सारा काम,
नए कानून बने, नई व्यवस्थाएं हुई, नए रूल्स दुनिया भर के बने। जैसा मैंने बताया कि 2005 में 23,500 करोड़ का मात्र बजट ही था। 2007-8 यानी नीतीश जी का 2 साल तब तक हो चुका था, मात्र 33,257 करोड़ का बजट था। ये फिगर मैंने बिहार के बजट से ही निकाला है, ये बजट अनुमान है, इसमें वास्तविक में कुछ घट बढ़ सकता है, लेकिन 33,257 करोड़ ही था। तो इसको मार्केट बनाया जाने लगा। नीतीश कुमार ने आते के साथ बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, पुलिस रिफॉर्म्स किए, बजट के तरीके में बदलाव आया, बहुत सारे जो मॉडल चल रहे थे उसमें परिवर्तन हुआ। आप याद कीजिएगा कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत एक कानून बनता है, एक नियम बनता है। रादर बिहार में जो नियम, उसका नाम है रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस। लालू जी के समय में, यदि मुझे ठीक से याद हो, तो 25 या 30 लाख से ऊपर की योजना कैबिनेट में जाती थी, महीनों तक कैबिनेट नहीं होता था। तो परिणाम था कि बजट का साइज छोटा था। नीतीश जी जब आए तो इन्होंने रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में परिवर्तन लाया, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए। हमेशा याद रखिए, लूट का तंत्र डेवलप करना पड़ता है। जैसे सेकंड फेज में अंग्रेजों ने 1813 में क्या किया, कानून लाया, चार्टर है, और बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाने लगा, तो बजट का आकार बढ़ने लगा। जैसे अब आप सोच के देखिए कि 2014-15 में पहली बार बिहार का बजट 1 लाख करोड़ पार किया। 2014-15 का आंकड़ा बता रहा है 1,16,886 करोड़ का बजट हो गया बिहार का। तो ये बजट बढ़ा है, और यहीं फिर वो लूट का तंत्र डेवलप। 5 से 10 तक बहुत बढ़िया चला, लेकिन 10 के बाद मैंने वही कहा कि रोटी और सत्ता सरकार नहीं बदलती है तो रोटी जलता है, सत्ता जलाता है। शुरू हो गया, यहाँ नेक्सस डेवलप करना शुरू हुआ, और अगेन वही नेक्सस डेवलप किया जो अंग्रेजों के समय में था, जो लालू जी के भी समय में था। ब्यूरोक्रेसी जो होता है, नौकरशाह शीर्ष पर जो बैठता है, इस केस में आईएएस, इस देश में, इस राज्य में भी, यह लूट का सबसे बड़ा वाहक है, यह लूट का सबसे बड़ा तंत्र है, लूट का ये वज्रास्त्र ब्रह्मास्त्र है। इसके बगैर लूट ही नहीं सकते हैं। बस यहाँ पर एक व्यक्ति नीतीश कुमार से सटा और उसने अपना साम्राज्य कायम करना शुरू किया, और 3 स्तर का ब्यूरोक्रेसी यहाँ डेवलप कर गया। पहला, जो नीतीश के आसपास बैठने लगे, जिसको भुंजा पार्टी हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर एक अधिकारी, सब लोग उसका नाम जानते हैं, डीके, दीपक कुमार, उसकी पहुँच स्टार्ट हुई। हालांकि वो रिटायर 20 में किया, लेकिन उसकी पहुँच स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी। उसके पहले भी कुछ लोग अधिकारी थे, लेकिन वो तंत्र बनना शुरू हो गया था। और उसके बाद सेकेंड लेयर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नीतीश कुमार में एक चीज़ बड़ा घनघोर है, ये मतलब सारा पॉलिटिशियन जातिवादी होता है, लेकिन इन्होंने एक्सट्रीम कर दिया। देश के कोने कोने से स्वजातीय अधिकारियों को लाया। पटना जैसे जिले में, राज्य की राजधानी है, वहाँ पर इनके स्वजातीय 3 डीएम रहे जो दूसरे राज्य से आए थे, और सब ने लूट का जो मचाया, धमाल, जो नंगा नाच किया, भूतो न भविष्यति। एक कलेक्टर तो ऐसा है जो अपने ससुर के साथ मिलकर उस वक्त जो पटना डेवलप कर रहा था, न जाने कितने ज़मीनें उसने लिखवाई। उसके घर पर ही ससुर आते थे, रजिस्ट्रार आ जाता था, और इतनी ज़मीनें उसने लिखवाई। तो ये तंत्र शुरू हो गया। जैसे अंग्रेज़ों का 1813 से 70 था, वैसे ही नीतीश कुमार का 2010 से और 2000 आप उसको मान सकते हैं 2010 से लगभग 20 तक, 10 साल। इस समय 3 खासियत क्या थी अंग्रेज़ों का? पहला, लूट का आकार बढ़ने लगा, जैसे मैंने आपको बताया ना। 14-15 में 1,16,000, लगभग 1,17,000 करोड़ के आसपास बजट हो गया, और इसका 50% लूट बढ़ने लगा। अब आप सोच लीजिए कि मान लीजिए कि 2005 में बजट का 50% भी लूट रहा होगा तो मुश्किल से 12,000 करोड़, और यहाँ अगर 40% भी लूट रहा होगा तो 40 से 45,000 करोड़ लूटना शुरू हो गया। तो लूट का आकार बढ़ा, लूट का तरीका सोफिस्टिकेटेड होने लगा। इस पीरियड में आप देखिएगा कि विभागों ने एक मॉडस ऑपरेंडाई बनाया। क्योंकि रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में अमेंडमेंट किए गए, सेक्रेटरीज को स्कीम सैंक्शन करने का अधिकार मिला, एक लिमिट के बाद वो मंत्री को मिला, फिर उससे ऊपर डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर को मिला, और फिर कैबिनेट में जाने लगा। अलग अलग समितियां बन गई, प्राधिकृत समिति, स्क्रीनिंग समिति, प्रशासनिक पदवर्ग समिति, ये सारी समितियां बनी और स्कीम का आकार बढ़ता गया। और ये एक और तरीका अपनाया गया कि पहले जो टेंडर होता था वो इंजीनियर्स लोग अपने लेवल पर करता था। पहली बार बिहार में एक नया शब्द का प्रचलन हुआ है, 5-6 में ही हो गया था, लेकिन 10 उसके बाद बहुत पॉपुलर होने लगा। उसको बोलते हैं DPR,
जो एस्टीमेट हम लोग पढ़ते थे स्कीम का प्राकलन, वो डीपीआर में तब्दील हो गया और आंकड़ों का आकार बढ़ता गया। तो सेकेंड फेज में लूट का आकार बढ़ गया, तरीका सोफिस्टिकेटेड हो गया, और तीसरा ये संस्थागत होने लगा। कॉकस का निर्माण, लालू जी के समय भी कॉकस का निर्माण हो रहा था, उनके जाने के बाद वो खत्म हुआ, तो यहाँ कॉकस का निर्माण शुरू हो गया। अंग्रेजों में भी कॉकस का निर्माण। आपको बताते चलें कि मैं अगर संभव हुआ तो किसी दिन और आपसे बात करूँगा कि देखिए कोइंसिडेंस, अंग्रेजों के समय में भी लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स करप्शन के चार्जेस में डिसमिस हुए, मुकदमे हुए उन पर, और यहाँ भी वही हो रहा है। यानी इसलिए मैंने कहा कि जो सिविल सर्वेंट्स होता है, लूट का सबसे बड़ा तंत्र हथियार ही होता है, इसलिए कि इस देश में सिविल सर्वेंट परमानेंट होता है। मंत्री विधायक तो आएगा जाएगा, 90% को कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा नमूना सब अब मंत्री बन रहा है, अब तो अधिकारी भी नमूने आने लगे। उसके बाद 20 के बाद 18-19 से कही, चूंकि इस तरह के कैटेगराइजेशन में कोई एक डेट फिक्स आप नहीं कर सकते। अंग्रेज का जो थर्ड फेज था, जिसको हम लोग फाइनेंस कैपिटलिज्म बोलते हैं, वह फेज, जो तीसरा फेज था अंग्रेजों का फाइनेंस कैपिटलिज्म, जो 1870 से 1947 तक रहा, वह ये दोनों फेज का कंसोलिडेशन था। मैंने शुरू में बताया क्या है लूट का 3 स्तर या 3 जो माइलस्टोन है। पहला में पैसा जमा किया, दूसरा मार्केट तैयार किया, तीसरा में इन्वेस्टमेंट करें। 1870 से अंग्रेजों ने लूट के तरीके में व्यापक परिवर्तन किया। 3 तरीका, 3 इसका जो खासियत वो क्या था, लूट का मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ गया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो उत्साह पटनायक लिखती हैं कि $45 ट्रिलियन, तो लगभग $40 ट्रिलियन तो इसी पीरियड में लूटा गया। इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, पोर्ट्स, रेलवेज, सीप, ये सारे चीज़ डेवलप किए, वाटरवेज, माइनिंग्स, कर्ज लेने का, बजट में कर्ज लेने का प्रावधान, जैसा भी कैसे देख रहे हैं। अब सोच करके देखिए कि 4-4.5 हज़ार करोड़ का बजट 2003-4 वगैरह में रहा होगा, यदि मुझे ठीक से याद हो, इसको इस राइडर के साथ हम बता रहे हैं, और अभी कितना हो गया है, तो लगभग 4.5 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। अंग्रेजों ने यही लूट का तरीका बहुत सोफिस्टिकेटेड, आम आदमी को समझ में ही नहीं आया। जैसे अभी लूट हो रहा था, आम आदमी को क्या समझ में आएगा, ई टेंडर हो गया, रिश्वत घुस जाता है, टेंडर मैनेज कर देता है, आम आदमी को क्या हवा लगेगा। लालू जी के समय में रोड पर छीन लेता था 50,000, तो 5 लाख आदमी जान जाता था। यहाँ 500 करोड़ लूट लिया, 5 आदमी को हवा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये तरीका सोफिस्टिकेटेड हो गया। अंग्रेजों के ये जो 3 क्राइटेरिया था, मैंने कहा कि लूट का आकार बढ़ गया, लूट के तरीके बदल गए, और तीसरा, इस लूट की हवा, लूट का एहसास आम लोगों को बहुत दिन तक हुआ ही नहीं। इनफैक्ट अभी तक रिसर्च हो रहा है। उत्साह पटनायक का तो ये जो लेख है, ये किताब जो छपी है, इनकी भी हाल की है। तो नीतीश जी अब जा रहे हैं, तो हाल और इनके जाने के बाद चीजें खुल रही है। अब नीतीश जी के थर्ड फेज में क्या हुआ, 2019-20 से लेकर के 6-7 साल 8 साल अभी जो रहा, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़। देखिए क्या क्या हुआ था अंग्रेज के समय में, आपको एक एक चीज करके दिखा देते हैं। बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट 1873 में बना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पैसा आप जमा कीजिए लेके वो चला जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक 1894, रेलवे बोर्ड 1905, इंपीरियल बैंक 1921, आरबीआई 1935, रेलवेज 1553, बजट 1860 वगैरह में शुरू हो गया। तो क्या हुआ, लूट का संस्थागत तरीका बना दिया गया। नीतीश जी ने अपने शासनकाल के अंतिम 6-7 सालों में चंद IAS अधिकारी, भुज्जा पार्टी में शामिल पॉलिटिशियंस और नीतीश कुमार का टैसिट सपोर्ट, इन सबों ने हर विभाग में मिनिस्टर और सेक्रेटरी के बीच में एक अनहोली नेक्सस, एक खतरनाक, और मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता हूँ, विभत्स नेक्सस तैयार। रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का एक नियम था कि हर विभाग में स्थापना बोर्ड होता था, 3 साल से पहले ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग रोटेशन की पॉलिसी रहती थी। इंजीनियर अगर वर्क्स में है तो फिर नॉन वर्क्स में जाएगा, नॉन वर्क्स है तो वर्क्स में जाएगा। DM, SP, SDO, BDO, CO, इन सब के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के तरीके ये बहुत संस्थागत थे, नियम से बंधे हुए थे। 5-7% से ज़्यादा मिनिस्टर चेंज नहीं कर सकता था। नीतीश जी आए, इस नियम को ही भंग कर दिया और कहा कि सेक्रेटरी और मिनिस्टर चाह के जब चाहे बदली कर सकता है, सिर्फ एक ही बंदेज है कि साल में एक बार जून में करे। अभी जून आ रहा, देख लिए बाजार सज गया। इसने क्या किया, अंग्रेज के उसी 3 चीज़ को याद कीजिए। बिहार में इस पीरियड में क्या होने लगा, हर विभाग में नंबर 1 अलग काडर बन गए। हर विभाग का अपना अलग काडर हो गया है। धीरे धीरे इन लोगों ने अपनी बिल्डिंगें बना ली, वित्त भवन,
ट्रांसपोर्ट भवन, RWD भवन, तो फलाना वहाँ भवन, इधर कल्याण भवन, सबका अलग अलग भवन बन गया, लूट का अलग अलग साम्राज्य। इसके बाद हर विभाग में जो सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एक आध अपवाद को छोड़कर, एक आध मिनिस्टर, एक आध सेक्रेटरी, अपर मुख्य सचिव अभी भी अच्छे हैं, लेकिन वो अपवाद है, उंगली में गिन लीजिएगा। तो उस राइडर के साथ हम बता रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में नेक्सस हुआ और जून में लिस्ट बनती थी और जम के उगाही शुरू हो गई। दीपक कुमार एंड कंपनी ने ठेका ले लिया IAS IPS के जिलों में पोस्टिंग का, और कलेक्टर में पहली बार 1-1 करोड़ रुपए की घूसखोरी शुरू हो गई। आप देखिएगा कि अभी बिहार में जितना नॉन सिविल सर्वेंट्स है, जो कोई इंजीनियर है, कोई सेल्स टैक्स से आया, कोई कहीं से आया, वो अपना बन गया IAS। उसमें एक आध अपवाद को छोड़ दीजिएगा तो 1-2 करोड़ रुपया चलता है। उसमें तो तूती बोलती है, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर मिल जाएगा, किसी को बना देगा IAS। क्लास 2 गस्टेड होना चाहिए, 10 साल नौकरी होनी चाहिए, और ये सब लोग जिलों में है और एक से अधिक बार है। देखो मुंगेर परमंडल में तीसरा चौथा जिला है। एक असिस्टेंट इंजीनियर था रोड में, उसको मगध डिवीजन का एक सेंसिटिव जिला में DM बनाया। वहाँ जब कॉम्युनल सिचुएशन हुआ तो होम डिपार्टमेंट ने कहा कि 144 CRPC आप लगा दीजिए, प्रोहिबिटरी ऑर्डर से 144 लगा दीजिए। अब BNSS हो गया, CRPC बदल गया है, जो 144 था अभी 163 हो गया। बहरहाल तो कहा कि 144 लगा दीजिए। तो वो जो महान DM है वो अखबार में भी छपा था, सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, मैंने अपने फेसबुक में भी टैग किया है। वो DM कहा कि सर 144 मेरे पास नहीं है, पटना से भेज दीजिए। ऐसे लोगों को DM बनाना शुरू किया। मैसेज और पर्पस साफ था कि लूट के पैसा दो। तो 3 लेवल का लूट का तंत्र डेवलप किया। पहला, मुख्यमंत्री के आसपास जो क्लास 1 अधिकारियों की पोस्टिंग होती थी। इसी बीच जैसे अंग्रेजों ने फाइनेंस कैपिटलिज्म के फेज में अलग अलग पोर्ट्स, रेलवे, फलना, ठीक है, आपको लगता होगा कि साहब रेलवे, ठीक है, रेलवे बनाया, पोस्ट बनाया, पोर्ट बनाया, सब बनाया, जो अभी काम आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। लेकिन याद रखिए कि अंग्रेजों ने रेल इसलिए नहीं बनाया था कि आप सवारी कीजिएगा, वो बनाया था कि यहाँ का रॉ मटेरियल्स लेके जा सके वहाँ। बैंक्स इसलिए नहीं बनाए थे कि आप लोग समृद्ध हो जाइएगा, बैंक्स इसलिए बनाए थे कि यहाँ के सारे पैसे वो ले। बजट में कर्ज लेने का प्रावधान किया गया 1860 में, अगर मुझे ठीक से याद है तो पहली बार बजट अंग्रेजों का आया। लोन लेने का, उधार लेने का, कर्ज लेने का, और कर्ज लेकर के उसका बोझ इंडियंस पर, और माल कमा रहा है। यहाँ भी वही है, 4.5 लाख का करोड़, 4.5 लाख करोड़ का बजट अकेले इस राज्य पर है। पूरे देश में लगभग 300 लाख करोड़ का बजट, यानी हर इंडियन पर 2 लाख रुपया का कर्जा। ये संस्थागत वहीं शुरू हुआ। तो देख लीजिए अंग्रेजों ने वही किया और ये लोग वही किए। 4.5 लाख करोड़ का बजट है, यानी अकेले बिहार का जो बजट को लेकर चलिएगा तो लगभग 35 से 40 हजार रुपया हर आदमी पर कर्जा है। उसके बाद क्या किया, पहला तो जो सर्किल था वो मुख्यमंत्री, और जो DK टैक्स, इसके पहले RCP वगैरह का भी नाम आता था, जो मीडिया में आ रहा है, मैं इसी राइडर के साथ बता। फिर RCP बाहर निकल गए। दूसरा जो चक्र था वो सेकेंड लेवल ऑफ ऑफिसर्स, जो विभागों में, बड़े बड़े विभागों में कुंडली मार के बैठे, उसी में से धरा रहा है सब। तो तीसरा लेयर कौन हुआ कि जो सेकेंड वाला लेयर था उसके सामने परिक्रमा होने, एकदम मैंने गैलेक्सी सिस्टम, सूर्य के परिक्रमा करेगा धरती, धरती के परिक्रमा करेगा चंद्रमा, उस टाइप का। और जो नीचे का तंत्र था वो DM के चारों ओर घूमने लगा। DM, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को छोड़कर वो जिले का डिस्ट्रिक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गया। हर लाइन डिपार्टमेंट से पैसे, एक्सट्रीम डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया रे। राजस्व का ये कैडर, सप्लाई का ये कैडर, जेल का ये कैडर, ट्रांसपोर्ट का ये कैडर, सोशल सिक्योरिटी का एक कैडर। अगर वो इस उद्देश्य से होता कि स्पेशलाइज्ड सर्विस होता तो ठीक है, लेकिन वो तो किया गया था लूटने के लिए। समाज कल्याण में आपने देखा कि उसमें मंत्री और सेक्रेटरी में कितना झगड़ा। कौन नहीं जानता है कि CDPO के ट्रांसफर पोस्टिंग में खुलेआम पैसा लिया उस मंत्री ने। अभी जो आया क्या करेगा हमको नहीं मालूम। कौन नहीं जानता है कि यहाँ पर 1-2 ऐसा विभाग है जो पंचायत के हिसाब से पैसा लेता है कि आपके इलाका में अगर 10 पंचायत है तो 10 लाख रुपया लगे। कौन नहीं जानता। और फिर होगा जून में उस मंत्री के ने जो पैसे उसके PA ने वसूले थे उसका चिट्ठी वायरल हो गया। किसी पर कुछ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये थर्ड फेज ऑफ प्लंडर था, थर्ड फेज ऑफ लूट था, जिसको हम लोग फाइनेंस कैपिटलिज्म बोलते हैं। और नीतीश कुमार के अंतिम एक और तरीका इजाद किया। हर विभाग ने अपने लिए कॉर्पोरेशन और सोसाइटी बना ली। पहले भी बने हुए थे लेकिन उसको रिवाइव किया। अगर मुझे ठीक से याद है तो लगभग 38 कॉर्पोरेशंस, सोसाइटीज और इस तरह की अथॉरिटी बनी हुई है हर विभाग में। रोड कॉर्पोरेशन, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, शिक्षा में एगो कॉर्पोरेशन, तो फिनांस में एगो कॉर्पोरेशन, ग्रामीण विकास में कॉर्पोरेशन, ग्रामीण सब में, एग्रीकल्चर में 1-2 एग्रीकल्चर में तो बामेती है, तो फलाना है, तो ढिमकाना, वो सब क्या करना है,
उसमें दो फायदा होता है। पहला, मंत्री और सेक्रेटरी मिलकर के पैसा उसमें ट्रांसफर किया और उसका ऑल इन ऑल उसमें बहुत ज़्यादा मंत्री का भी रोल नहीं रहने दिया। इस नाम पर कि साहब विदेश से जो कर्ज ले रहे हैं या फिर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज ले रहे हैं तो उसका अपना शर्त है कि उसकी अपनी नियमावली, उसका HR रूल बनता है, उसका फिनांस रूल बनता है। उस नाते फेवरेबल रूल बनाया, जिसको पाया उसको नियुक्ति किया और उस पैसे को लूट किया, बंदर बाट किया, अलग अलग बोर्ड के अलग अलग छत्रप बन गए। एक और तरीका किया इस लूट में, ये सब संस्थागत तरीका है। आम आदमी को क्या हवा लगेगा? कॉर्पोरेशन को बना, आप देखने गए हैं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिल्डिंग निर्माण निगम, फलना निगम, ढेमकाना निगम, आपको पता नहीं चलेगा। आम आदमी को क्या, ब्यूरोक्रेट्स को पता नहीं चलेगा। बजट इतना मोटा मोटा रहता, पढ़ते रही 3 बार। पॉलिटिशियन सब महान है, हापी डिपिट कर दिया, कोई प्लांटी कर दिया, कोई जुबलाइन में है, कोई 9वां पास है, कोई 7वां पास है, तो सब नमूनों को आपने चुना। पब्लिक वैसे ही है, मैं बार बार बोलता हूँ। कापर करूँ सिंगार संयाम और रहना, 10,000 रुपये लेकर वोट दीजिएगा तो भुगतिएगा। तो बहरहाल इन लोगों ने क्या किया वो बना। तो तीसरा जो एक और तरीका, हर विभाग में कथित रूप से प्रोजेक्ट के मॉनिटर करने के लिए और अपने लोगों को घुसाने के उद्देश्य से एक और तरीका इजाद किया, जैसे अंग्रेजों ने किया ना। जितने कानून का नाम आपको बताए, यहाँ के स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, हर विभाग में चले जाइए, खास करके लाइन डिपार्टमेंट जहाँ पैसा खर्च होता है योजनाओं में। कौन है उसमें? एडवर्टीजमेंट निकाला। अरे मजेदार बात है कि उस विभाग का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी, उससे ज्यादा तनख्वाह उसको मिलता है। कैसे? तो अचानक चुना गया थी, फलाना MBA किया, तो ढेमकाना से आया, फर्जी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से कई डिग्री ले आया और सबकी एक खासियत है, बढ़िया PPT बना देगा, अंग्रेजी थोड़ा बोल देगा, टाई वाई पहन लेगा, सारा ब्यूरोक्रेट जलील हो रहा है नीचे में। डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल, सब जलील होता है। उसका सीधा पकड़ ACS और प्रधान सचिव के पास है, सचिव के पास। और प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के नाम पर लूट मच गया। दो फायदा हुआ, इन सारे अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को उसमें लाया। आपने देखा ना, सुधाकर सिंह आरोप क्या लगाया, ये बजट में ही एक प्रावधान कर दिया गया, बुद्धा ग्रीन बेल्ट बनाने का। अब आपको समझ में आएगा, एक लाइन लिखा हुआ था 25 करोड़ रुपया, क्यों गया था आपको पता नहीं। फिर योजनाओं का तरीका ऐसा इजाद किया गया, एकदम इन्हीं स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, बड़ा बड़ा स्कीम, 50 करोड़ का रोड बनना है, 300 करोड़। मुझको एक रिटायर्ड अधिकारी ने बताया, बहुत सीनियर, स्टेशन के बगल में जो वहाँ पे बुद्धा स्मृति पार्क बना है वो बांकीपुर जेल था, तो उसको शिफ्ट करने की बात हुई, जरूरी भी था, बाजार में था, हालांकि उसको और कुछ किया जा सकता था, वो नहीं किया गया, बहरहाल उसको शिफ्ट करना था। तो नीतीश जी पूछे कि इसमें क्या किया जाए, तो लोग कहा साहब इसमें या तो बस स्टैंड बना दीजिए या और कुछ बनाए। बोला ना, ये सब क्या छोटा मोटा सोचा, 200 करोड़ का लाइए स्कीम, बुद्धा स्मृति पार्क, क्या उसमें होता है भगवान जाने। तो इस तरह का शुरू हो गया, मॉडल DPR बनने लगा, 3D प्रेजेंटेशन, PPT। बाद के वर्षों में तो 20-21 तक आते आते नीतीश जी की याददाश्त चली गई, या उसके पहले भी जाती रही। अब उनको कथित रूप से दिखाया, 3-4 गो आदमी है वहाँ, हाई लेवल, लो लेवल, मीडियम लेवल, सब मीटिंग में तो वही लोग था। 17 गो यात्रा किए, उसमें सब में वही लोग था। अरे भाई यात्रा में वही लोगों से बतियाना तो पटने में बतिया लेते ना। ये सब तरीका था, ये सब कंसीव किए गए और फंड उसमें डालना शुरू किया। ये म्यूजियम बना दो, ओकरा से पेट नहीं भरा, तो म्यूजियम का कोड को म्यूजियम से मिला दो, फिर उससे पेट नहीं भरा तो वहाँ सभ्यता द्वार बना दो, उससे पेट नहीं भरा तो वहाँ मूर्ति बना दो, उससे पेट नहीं भरा तो वहाँ टावर बना दो, लूट करके धर दिया। और परिणाम आपके सामने, 3.5 लाख करोड़ का, 3,47,000 करोड़ का 2026-27 का बजट। मैंने आपको बताया कि 2014-15 में पहली बार 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट हुआ। मैं आपको पूरी जवाबदेही के साथ बताता हूँ कि बजट का 50% हिस्सा लूट लिया जाता है। तो मैं आज आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ, कभी इतिहास के पन्नों में ये चीज़ें दर्ज होगी या कोई इस पर लिखेगा। जैसे दादा भाई नेहरू जी ने कॉन्सेप्ट दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ का, RP दत्त और AR देसाई, सुमित सरकार और बहुत सारे लोगों ने जो उस पर काम किया, जिसमें विलियम डेलरिम्प्ले ने ये किताब लिखी है एनार्की। कभी बिहार के ब्यूरोक्रेट्स, IAS अधिकारी, ठेकेदार, दलाल के नेक्सस की लूट की कहानी लिखी जाएगी, और यहाँ भी एनार्की जैसा कोई किताब लिखा जाए। तो याद रखिएगा, जिस 35 साल की मैंने चर्चा, मैं पीछे नहीं जा सकता हूँ, उतना मेरे पास समझ नहीं है और आंकड़े भी उपलब्ध नहीं। तो अकेले इस 35-36 साल के शासन में मेरे हिसाब से लगभग 10 से 11 लाख करोड़ रुपए सिर्फ बजट के लूट लिए गए। इसके अलावा जो लूटा गया वो अलग। यूं नहीं किशनगंज में SDPO पकड़ाता है, 50 करोड़ रुपया या कितना पैसा मिलता है, इस थानेदार भी वही था, इंस्पेक्टर भी वही था, DSP भी वही हो गया। सीमावर्ती इलाकों में एक जिला है, उसमें एक SDPO था,
मुझको एक सिविल अफसर ने बताया, अनुमंडल लेवल के एक अधिकारी ने, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, उसने कहा कि सर जो एसडीपीओ है ये 10 साल पहले यहीं थानेदार भी था, सब इंस्पेक्टर, यहीं दरोगा इंस्पेक्टर हो गया, यहीं एसडीपीओ। एक अधिकारी जो पकड़ाई जयश्री ठाकुर सृजन में, मैंने उस वक्त सवाल उठाए थे, मैं नौकरी में ही था, उठाए कि सीबीआई ये जांच क्यों नहीं करते कि क्यों जयश्री ठाकुर की पोस्टिंग भागलपुर से बांका, बांका से भागलपुर होता रहा, क्यों? Who was the person behind that transfer posting management? ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसा का एक अधिकारी ने मुझे अच्छा टर्म बताया, बोला कि एक तो एनटीए है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यहाँ दूसरा एनटीए है, नॉन ट्रांसफर अलाउंस, आप बने रहना चाहते हैं पैसा दीजिए। तो ये सारे तंत्र इसने डेवलप किए और परिणाम रिशु श्री जैसे लोग। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे रिशु श्री एक नहीं, इस राज्य में हर विभाग में, हर स्तर पर है, हर जिले में भी है। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, डीएम के पैसा तहसीलने का एक एजेंसी बन गया और इन सबों ने, उसका परिणाम नीचे तक ब्लॉक, अंचल, तो निबरा के जोरू सब के सर आज विजिलेंस वाला को कदुआ पर सितुआ चौकमी नहीं कर रहे, वो लोग नहीं लूट रहा है, तो कर्मचारी, पंचायत सेवक, सीओ, बीडीओ, असिस्टेंट ये धरा रहा है, लेकिन विजिलेंस ब्यूरो ने कभी रेड हैंडेड किसी को क्यों नहीं धरा? आईएएस को, किसी मंत्री को, कौन बताने की जरूरत है? अभी आज चले जाइए ना, अब जून आ रहा है, देखिए सब विभाग का दुकान खुल जाएगा, सबको पता है कौन मंत्री का दलाल रखे हुए हैं, और दोनों सेक्रेटरी और मिनिस्टर मिल जाता है, लिस्ट तैयार करता, सबसे पैसे की वसूली हो जाती। डिविजनल कमिश्नर के स्तर पर, मतलब इस सरकार ने भ्रष्टाचार के ऐसे मॉडल इजाद किए, वो अंग्रेज का 3rd फेज में, कि ये प्रमंडलीय आयुक्त बचा हुआ था, उसको भी शुरू करा। अभी एक प्रमंडलीय आयुक्त था जिसको उठा करके अभी लाया गया है राज्य में किसी विभाग में सचिव या प्रधान सचिव बनाया, उस घिनाया हुआ है, कौन नहीं जानता है, घिना दिया है, लूट करके बन गया है। अब वो लोग सब बने हैं और मजेदार बात है कि उस विभाग में जो मंत्री है वैसे ही महारथी है, सेक्रेटरी, और सबका वही हाल है। इसीलिए जिस तरह से अंग्रेजों के समय में ये 3 फेज जिसकी चर्चा की मैंने, मर्केंटाइल, इंडस्ट्रियल और फिनांस फेजेस की, बिहार में 1990 से लेकर 2026 तक यही फेज है। लालू जी का फेज मर्केंटाइल फेज और नीतीश कुमार का फेज 2 भाग में, इंडस्ट्रियल और फाइनेंस कैपिटलिज्म फेज में। लूट का आकार बढ़ता गया, तरीके सोफिस्टिकेटेड हो गए और तरीकों को संस्थागत किया जाने। और अंतिम बात, वहाँ भी सिविल सर्वेंट ही लूट रहा था और यहाँ भी सिविल सर्वेंट ही इन्वॉल्व है। वहाँ का चीफ गवर्नर जनरल और वायसराय था, यहाँ भी अभी नीतीश कुमार ही थे। इसलिए अगर नीतीश कुमार को वायसराय ऑफ बिहार के खिताब से नवाजा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब देखिए, सम्राट चौधरी के समय में कोई 4थे फेज का आविष्कार या खोज होता है, अगर होता है तो फिर हमको ज़रूर बताइएगा। और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बिहार के लूट के इतिहास में एक नए चैप्टर के जुड़ने का, कि अब किस तरह का लूट स्टार्ट होगा, क्योंकि बीजेपी, आरएसएस कंबाइन, इन लोगों ने लूट के नए मॉडल तरीके, नए तरीके ईजाद किए हैं। उन तरीकों में अडानी, अंबानी जैसे लोगों की एंट्री हो गई है, बिहार में भी एंट्री हो गई है। तो जैसे ही किसी नए फेज का उदय होगा, नया सूर्य निकलेगा, नया चमत्कार होगा, तो आपके सामने फिर हम हाजिर होंगे। और एक निवेदन, मेरा ये प्रयास मेरे अपने सीमित संसाधनों से है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को बताइएगा ज़रूर, इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हम आपसे जुड़े रहें। नमस्कार।